बुराई की जीत के लिए बस इतना ही जरूरी है कि अच्छे लोग कुछ न करें। ये बात अक्सर एडमंड बर्ग से जोड़ी जाती है और आज पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर हमारी चर्चा के लिए ये एकदम सटीक बैठती है। आज हम द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख के आधार पर पाकिस्तान में चल रहे एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव की परतें खोलेंगे। हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि कैसे पाकिस्तान में सेना की सर्वोच्चता स्थापित हो रही है। लेकिन इस बार सड़कों पर टैंक उतार कर नहीं। हाँ बिल्कुल, बल्कि एक खामोश सहमति से। और ये विषय उन सभी के लिए बहुत अहम है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं और खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। बिल्कुल, ये लोकतंत्र और सैन्य शासन के बीच की जो महीन रेखा है उसे समझने की एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए इस पर और बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पारंपरिक सैन्य तख्तापलट के बिना भी एक देश की सत्ता की बागडोर कैसे बदल सकती है। जब हम सैन्य तख्तापलट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मतलब सड़कों पर टैंक, सरकारी टीवी पर कब्जा, नेताओं की गिरफ्तारी। हाँ, यही सब ना। लेकिन जो लेख हम आज देख रहे हैं वो बताता है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इससे कहीं ज्यादा खामोश है और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक भी। अच्छा, बिल्कुल, ये एक ऐसा तख्तापलट है जिसकी कोई घोषणा नहीं हुई और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हाल ही में हुआ एक संवैधानिक संशोधन। ऊपर से देखने में ये एक मामूली सा कानूनी बदलाव लगता है, लेकिन इसके जरिए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जबरदस्त शक्तियां मिली हैं और आजीवन कानूनी कार्रवाई से छूट भी दे दी गई है। मतलब उन्हें कानूनी तौर पे कोई छू भी नहीं सकता। जी, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट यानी सेना और उससे जुड़ी एजेंसियां तो हमेशा से ही ताकतवर रही हैं। तो इस बार अलग क्या है? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से शक्तिशाली रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आमतौर पर लोकतांत्रिक राजनेता इसका विरोध करते थे। एक खींचतान हमेशा बनी रहती थी। एक तरह का ऑपोजिशन तो होता ही था। एग्जैक्टली। जब भी सेना कमजोर पड़ती थी, जैसे 1971 की जंग के बाद, तो नागरिक नेता वापस अपनी जगह बनाते थे। लेकिन इस बार वो खींचतान वो गायब है। एकदम गायब है। इस लेख में यही तर्क दिया गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दोनों इस बात को बखूबी समझते हैं। क्या समझते हैं? कि वो नेशनल असेंबली के प्रति जवाबदेह होने से ज्यादा जनरल मुनीर की मर्जी से सत्ता में है। ओहो। और इसीलिए उन्होंने नागरिकों के वो अधिकार जो बड़ी मुश्किल से पिछले 2 दशकों में हासिल किए गए थे, एक थाली में रखकर वापस सेना को सौंप दिए हैं। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहां रक्षक ही सत्ता का असली केंद्र बन गया है और नागरिक नेतृत्व ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। ये सुनना ही अपने आप में चौंकाने वाला है। तो फिर ये समझते हैं कि जनरल मुनीर को ये सारी शक्तियां मिली कैसे? जाहिर है ये सब एक रात में तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी और धीरे धीरे चली प्रक्रिया रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके कई चरण थे। अच्छा, तो पहला कदम क्या था? पहला कदम आर्थिक मोर्चे पर था। उन्हें एक विशेष निवेश परिषद मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का सह-अध्यक्ष बनाया गया। एक मिनट। सेना प्रमुख और आर्थिक फैसले, ये तो उनका काम ही नहीं है। आमतौर पर तो ये काम वित्त मंत्रालय और कैबिनेट का होता है। ठीक यही बात है। इस परिषद के जरिए उन्हें देश की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सीधा नियंत्रण मिल गया। मतलब देश का पैसा कहाँ लगेगा, इसमें उनका सीधा दखल हो गया। बिल्कुल। इससे वो देश के आर्थिक भविष्य को दिशा देने की ताकत रखने लगे। इसके बाद दूसरा कदम उठाया गया जो सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा था। वो क्या था? उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। अब ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, ये एक संदेश है। हाँ, पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले वे सिर्फ दूसरे व्यक्ति हैं। और पहले कौन थे? पहले थे जनरल अयूब खान। ओ, पाकिस्तान के पहले सैन्य तानाशाह। तो ये तो एक सीधा संदेश है कि असली बॉस कौन है। बिल्कुल, एक बहुत ही साफ संदेश। अयूब खान का नाम पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही का प्रतीक है। और इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। अच्छा। इस पद ने उन्हें देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से भी ऊपर का दर्जा दे दिया। और सबसे बड़ी बात, देश के परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल अकेले उनके हाथ में आ गया। बाप रे, ये शक्ति का एक ऐसा केंद्रीकरण है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा गया। सही कहा। और मुझे लगता है कि इससे उनके कार्यकाल का मसला भी हल हो गया होगा। बिल्कुल। इस नए पद के साथ उनके रिटायरमेंट की घड़ी ऐसी रीसेट हो गई। जहां उन्हें रिटायर होना था
वहां अब एक और 5 साल का कार्यकाल मिल गया। हाँ, और लेखक एक बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं कि अगर इस कार्यकाल के अंत में वे फिर से नियुक्ति चाहें तो क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में उन्हें मना करने की हिम्मत होगी? जिस तरह से ये सब हुआ है उसे देखते हुए तो मुश्किल लगता है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक ही बात आ रही है, शरीफ और जरदारी। हाँ। ये दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ। इन्होंने लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, जेल गए हैं। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने ये सब होने कैसे दिया? आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और जटिल हिस्सा है, और लेख इसके कुछ संभावित कारण बताता है, व्यक्तिगत भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। चलिए व्यक्तिगत कारणों से शुरू करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो राष्ट्रपति जरदारी का इतिहास हम सब जानते हैं। वो कई साल जेल में बिता चुके हैं। हाँ। तो हो सकता है कि वो खुद के लिए भी भविष्य में कानूनी सुरक्षा चाहते हों। ये संवैधानिक बदलाव जो सेना प्रमुख को छूट देता है, वो प्रभावी रूप से राष्ट्रपति को भी एक सुरक्षा कवच दे सकता है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी वाला समझौता हो सकता है। अच्छा, और आर्थिक वजह, प्रधानमंत्री शरीफ तो अपनी आर्थिक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और शायद यही दूसरी बड़ी वजह है। शरीफ शायद सेना को खुश रखकर देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर ध्यान लगाना चाहते हैं। और क्या इसमें कुछ कामयाबी मिली है? ईमानदारी से कहें तो हाँ, कुछ तो मिली है। उनके पहले साल में महंगाई दर जो 38% के भयानक स्तर पर थी, वो अब घटकर लगभग 3.6% पर आ गई है। ओह, ये तो बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, और जीडीपी जो 2023 में नेगेटिव में थी, अब 2.9% की दर से बढ़ रही है। लेकिन क्या सच में कुछ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ के लिए कोई भी देश अपने लोकतंत्र को दांव पर लगा देगा? ये कीमत तो बहुत ज्यादा लगती है। बहुत ज्यादा। और शायद इसीलिए एक तीसरा और सबसे बड़ा कारण भी है जो इन दोनों पार्टियों को एक साथ लाता है। वो क्या है? एक साझा दुश्मन, इमरान खान। बिल्कुल। शरीफ और जरदारी दोनों जनरल मुनीर को लोकप्रिय पॉपुलिस्ट नेता इमरान खान के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी के रूप में देखते हैं। पॉपुलिस्ट मतलब वो नेता जो सीधे जनता से जुड़कर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हाँ, और विडंबना देखिए, ये वही इमरान खान हैं जिन्हें कभी सेना ने ही सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन बाद में वो उनके ही खिलाफ हो गए और आज भी देश के एक बड़े हिस्से में बेहद लोकप्रिय हैं। पिछले चुनावों में जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो ये भी हो सकता है कि इमरान खान का डर इन दोनों पुरानी पार्टियों को सेना की शरण में जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 2 दशकों में लोकतंत्र के लिए जो भी थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी, उस पर पानी फिर गया। मुझे याद है एक समय था जब लग रहा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें धीरे धीरे ही सही पर मजबूत हो रही हैं। आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है, और लेख इसी विरोधाभास को बहुत अच्छे से उजागर करता है। अगर हम सिर्फ 2 दशक पीछे जाएं, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर। हाँ, उन्हें वर्दी उतारकर सिविलियन कपड़े पहनने पड़े थे, एक नागरिक राष्ट्रपति होने का दिखावा करना पड़ा था, और आखिर में 2008 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था महाभियोग के डर से। वो नागरिक सर्वोच्चता की एक बहुत बड़ी जीत मानी गई थी। हाँ, और उनके बाद तो सेना प्रमुख समय पर रिटायर भी होने लगे थे। बिल्कुल। मुशर्रफ के बाद आए जनरल अशफाक परवेज कायानी, उन्होंने एक मिसाल कायम की। उन्होंने कहा था कि संस्थाएं और परंपराएं व्यक्तियों से अधिक मजबूत होती हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने बैटन आगे बढ़ाया था, उसे फेंका नहीं था। और यहां तक कि जनरल मुनीर से ठीक पहले वाले सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी तो राजनीति से दूर रहने का वादा किया था। हाँ, बाजवा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि 70 सालों से राजनीति में दखलंदाजी के कारण सेना अलोकप्रिय हो गई है, और वादा किया था कि सेना अब ऐसा नहीं करेगी। वो एक ऐसा दौर था जब धीरे धीरे ही सही वर्दी पर सूट हावी हो रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लगता है कि देश की अस्थिरता, भारत से दुश्मनी और इमरान खान के डर ने इन राजनेताओं को वो सारी प्रगति छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दशकों की मेहनत से हासिल की गई बढ़त को बहुत आसानी से जाने दिया है। शायद सेना के लिए ये सब करना इसलिए भी आसान रहा क्योंकि इस बार कोई तमाशा नहीं हुआ, कोई मार्शल लॉ की घोषणा नहीं, कोई सड़कों पर टैंक नहीं। सब कुछ बहुत शांत तरीके से बंद दरवाजों के पीछे कानूनी औपचारिकताओं के साथ हुआ। हाँ, और लेखक के अनुसार यही जनरल मुनीर की रणनीति का सबसे अहम और चालाक हिस्सा है। लेख में से नागरिक अधिकारियों के प्रति एक नाटकीय सम्मान कहा गया है। मतलब वो जनरल मुशर्रफ की तरह सारी सुर्खियां खुद नहीं बटोरते, बल्कि उन्हें नागरिक नेताओं के साथ साझा करते हैं। उनकी रणनीति ज्यादा महीन है। इसका कोई उदाहरण है? कई हैं। वे विदेश मामलों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों में प्रमुखता से दिखते हैं,
जो तकनीकी रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका प्रदर्शन करने का तरीका बहुत अलग है। जैसे सऊदी अरब, बीजिंग और वॉशिंगटन में हुए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री शरीफ उन्हें बैठकों में साथ ले जाते हैं। अच्छा। विदेशी नेताओं से मिलवाते हैं और फिर जनरल साहब पीछे हट जाते हैं और प्रधानमंत्री को बात करने देते हैं। ओह, तो मतलब दुनिया को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ही चेहरा है। बिल्कुल। इससे बाहर से देखने पर नागरिक सर्वोच्चता की सभी औपचारिकताएं पूरी होती दिखती हैं। लगता है कि प्रधानमंत्री ही मुख्य व्यक्ति हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे असली शक्ति धीरे धीरे सेना के हाथों में सौंपी जा रही है। हाँ, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो नाजुक सा लोकतंत्र है उसे बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब पूरी दुनिया के सामने हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे अनोखे और खतरनाक दौर से गुजर रहा है जहां सेना की सत्ता एक क्लासिक तख्तापलट के जरिए नहीं बल्कि नागरिक नेतृत्व की पूरी सहमति और सहयोग से स्थापित हो रही है। आर्थिक स्थिरता और एक राजनीतिक दुश्मन को रास्ते से हटाने जैसे छोटे छोटे फायदों के लिए लोकतंत्र की लंबी लड़ाई में जीते गए अधिकारों को चुपचाप वापस सौंप दिया गया है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जब सत्ता का हस्तांतरण इतना शांत और औपचारिकताओं के पर्दे के पीछे हो तो क्या लोकतंत्र की रक्षा करना और भी मुश्किल हो जाता है? बहुत गहरा सवाल है। जब खतरा दरवाजे पर दस्तक नहीं देता बल्कि पहले से ही घर के अंदर मौजूद होता है और घर के मुखिया की सहमति से ही अपनी जगह बना रहा होता है, तो फिर संघर्ष किससे और कैसे किया जाए? हाँ, इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए आज की हमारी चर्चा एक शुरुआती बिंदु हो सकती है। अगर द प्रिंट के इस लेख पर आधारित हमारे विश्लेषण पर आपके कोई विचार या प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। हम हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे श्रोता इन विषयों पर क्या सोचते हैं। जुड़े रहने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें।